नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन अफेयर्स पर। आज हम करने वाले हैं यूपी रेडियो और असिस्टेंट ऑपरेटर के सिलेबस में आने वाले आगे के कम्युनिकेशन सिस्टम के क्वेश्चंस को। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और उनके माध्यम से बहुत अच्छी थ्योरी कंप्लीट करवा दी। एलिमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, अगर आप एलिमेंट को जान जाते हो, तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे ही कंप्लीट कर लोगे आप खुद ही, किसी से पढ़ने की या बताने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? एलिमेंट और उनके काम बहुत अच्छे से याद रखना, ओके? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर की बैंडविड्थ अधिक होती है। देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है अधिक, लेकिन आपको ये जानना है कि अधिक का मतलब क्या है। क्या मतलब है अधिक का? क्या नॉर्मल हर्ट्ज हो तो उसे हम अधिक बोलेंगे, किलो को अधिक बोलेंगे, या इसके आगे जो भी होता है गीगाहर्ट्ज इसे हम अधिक बोलेंगे, पिको, इन सब ये अधिक होता है जिसकी -12 9 3। इसके अलावा और भी होते हैं जो पेंटो वगैरह होते हैं, माइक्रो होते हैं। इनमें से अधिक क्या होती है? हर्ट्ज होती है, किलो होती है, गीगा होती है। अधिक आप किसे बोलोगे? देखिए जब अधिक की बात हो रही होती है तो सबसे ज्यादा आपको हमेशा गीगा को लेना है फ्रीक्वेंसी के केसेस में, है ना? अधिक का मतलब क्या गीगा में होती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप सभी जानते हो कि ऑप्टिकल फाइबर की जो रेंज होती है वो गीगाहर्ट्ज में होती है, आपको ये पता है। कितनी होती है? ऑप्टिकल फाइबर की होती है 100 गीगाहर्ट्ज से भी ऊपर, ठीक है ना? ये होती है ऑप्टिकल फाइबर की। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको दो, एक तो मैंने टीवी के लिए आपको ऑलरेडी बता दी थी। टीवी की कितनी होती है? 6 मेगा हर्ट्ज ये होती है बैंडविड्थ, ठीक है ना? ये किसकी होती है? ये होती है ऑप्टिकल फाइबर की, ठीक है? ये होती है टीवी की। इसके बाद आपको याद रखना है एक तो वीडियो की, कि वीडियो के लिए कितनी दी गई है। तो वीडियो की कितनी होती है आपको याद रखना है? 4.2 मेगा हर्ट्ज। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको मनुष्य की तो पता है ही कि कितनी होती है। मनुष्य की आप जानते हो, मनुष्य की कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और म्यूजिक की अगर आपसे पूछें तो म्यूजिक की कितनी होती है? म्यूजिक की होती है 20 किलो हर्ट्ज की। ये क्या है? बैंडविथ है, बैंडविथ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि म्यूजिक किस में चलाते हैं, तो म्यूजिक आप चलाते हो हाई में। हाई कितनी होती है? 4 किलो हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज, मतलब 20 किलो हर्ट्ज तक ये होती है। इसमें आप चलाते हो, ये होती है हाई फ्रिक्वेंसी। इसमें आप चलाते हो, ठीक है ना, म्यूजिक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईटीयू का विस्तार क्या होता है? आईटीयू का आपको फुल फॉर्म बताना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। इससे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 3 शिफ्ट में होगा रेडियो ऑपरेटर का, और इसके अलावा असिस्टेंट ऑपरेटर है वो कुछ ज्यादा शिफ्ट में होगा, 12th बेस पर है। तो इसमें देखो आईटीयू में क्या होगा, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। इंग्लिश में ही पढ़ना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना? पहला है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीफोन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी, या फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये इंटरनल है और ये इंटरनेशनल है। क्या होगा? इंटरनेशनल, ऑप्शन डी। इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला तो ये कि ये कब फॉर्म हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए ये फॉर्म हुई थी 1865 में। मतलब यूएन से भी पहले की है ये। अगर आप देखो तो यूएन से भी पहले की। इसके अलावा इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस, ठीक है ना? याद होना चाहिए आपको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एच ऊंचाई वाले टीवी टावर की आपको बताइए। जैसे मान लीजिए ये कोई टीवी टावर है, ठीक है ना? इसकी हाइट दी गई है आपको एच, ठीक है? ये है टीवी टावर, ठीक है? इसकी ऊंचाई आपको एच दी हुई है। टीवी टावर से अधिकतम दूरी ये है मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस किस दूरी तक, जो ये है ना एक्स, मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स, ये कितनी है? किस दूरी तक प्राप्त किया जा सकता है किसी सिग्नल को, ठीक है ना? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। मान लीजिए ये कोई स्टेशन है ना? तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको निकाल लिया। तो देखिए आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है डिस्टेंस के लिए। अगर टावर की ऊंचाई, टावर हाइट अगर एच दी हो, ठीक है ना? पृथ्वी की त्रिज्या हमें पता है कितनी है, रेडियस पृथ्वी की आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस है ये, ठीक है? इसके बाद आपको पता है कि जो डिस्टेंस है, फॉर्मूला है d² = h/2r, ठीक है ना? ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h = d²/2r, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2hr।
एच और आर कांस्टेंट है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी किसके समानुपाती हो जाएगा? अंडर रूट एच के। मतलब टू और आर कांस्टेंट है तो एच के समानुपाती हो जाएगा, जिससे कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी की पावर एच की पावर 1/2 के समानुपाती होता है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीना की सहायता से संचार करते समय, एंटीना की सहायता से, यहाँ पर है एंटीना, ठीक है ना? एंटीना की सहायता से संचार करते समय यदि ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, मतलब कि एच डैश कितना हो गया? 2h कर दिया, तो तय की गई सीमा जो प्रारंभ में आर थी, प्रारंभ में सीमा जो रेंज थी, रेंज बोल सकते हो, जो रेंज थी वो थी आर, तो कितनी हो जाएगी? ये आर थी, तो न्यू आपको निकाल लिए, न्यू कितनी है? आर डैश, ये कितनी है? ये आपको निकालनी है। देखिए फॉर्मूला आपको बताया गया था, क्या था? डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h r, ये थी, ठीक है ना? यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर अगर आपको देखा, संचार करते समय यदि ऊंचाई दुगनी कर दी, इसको आपने दुगुना कर दिया है, तो तय की गई सीमा जो प्रारंभ में आर थी वह क्या हो जाएगी? तो रूट 2 गुना हो जाएगी, ठीक है? देखिए प्रारंभ में अगर यहाँ पर इन्होंने इसको आर माना है, ठीक है ना, हम इसको कुछ और ले लेंगे, यहाँ पर रेडियस की जगह पे इस, ठीक है, इन्होंने डी की जगह पर आर माना है क्वेश्चन के अनुसार, जो ये दिया हुआ है प्रारंभ में तय की गई सीमा आर थी, इसे माना है उन्होंने, ठीक है ना? तो अब कितना होगा? इसको दोगुना कर दिया अपन ने एच को, और आर कितनी थी? आर समानुपाती थी एच, एच को आपने किया है दोगुना, तो यहाँ पर हो गया 2h, तो कितनी हो जाएगी? आर डैश हो जाएगी रूट 2r, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इसको अगर मैं बताऊं इस तरह से भी आप कर सकते हो कि r1/r2 इज इक्वल टू अंडर रूट h1/h2। तो r1 कितना था? r, r2 कितना होगा? अपन को निकालना है, और h1 कितना था? h, और ये कितना था? 2h, दुगनी कर दी तो h से h कैंसिल हो जाएंगे, तब यहाँ पर r/r2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1/2। तो r2 बराबर कितना हो जाएगा? रूट 2 इंटू आर, ठीक है? इस तरह से क्या है? ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस परत की पहचान करें जहां ओजोन मौजूद है। ओजोन परत कहाँ होती है? देखिए 4 परत होती हैं, ठीक है? सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद होती है समताप मंडल, फिर होती है बहिर्मंडल, लेकिन इनके बीच में एक होती है मध्य मंडल, इन दोनों के बीच में समताप और क्षोभ मंडल के बीच में होती है मध्य मंडल, ठीक है ना? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आपसे पूछा गया ओजोन परत, ओजोन कहाँ मौजूद होती है? देखिए ओजोन परत के लिए आपको याद रखना है स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि समताप मंडल, ठीक है ना? समताप मंडल में ओजोन होती है। समताप मंडल में ही क्या होता है? समताप मंडल में ही वायुयान भी उड़ते हैं, याद रखना है आपको। वायुयान भी समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा जो मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल में होती हैं, वो ये भी आपको याद रखना है। क्षोभ मंडल में होती हैं मौसम संबंधी गतिविधियां, मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं क्षोभ मंडल में। और जो आयन मंडल होता है, यहाँ पर आपको दिया गया है आयन मंडल, आयन मंडल, यहाँ से क्या होती हैं? जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स क्या होती है? परावर्तित होती है, मतलब रिफ्लेक्ट, रेडियो वेव्स परावर्तित, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि गलत कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ग्राउंड वेव प्रसार को 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर बनाए रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है उपग्रह संचार 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की आवृत्तियों के लिए उपयोगी होता है। इसके बाद उसके अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है अंतरिक्ष तरंग का प्रसार क्षोभ मंडल के माध्यम से होता है, या फिर स्काई वेव प्रसार 30 से 40 मेगाहर्ट्ज की सीमा में होता है। आपको ये बताना है कि कौन सी सीमा में होता है। ऑब्वियसली देखिए इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको रखना है ग्राउंड वेव। तो जो ग्राउंड वेव होती है ना, ग्राउंड वेव की आवृत्ति आपको गलत बताना है, तो ग्राउंड वेव की आवृत्ति होती है 5 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज, तो ये वाला सही है, ठीक है ना? ग्राउंड वेव की आवृत्ति ये होती है। दूसरा आपको दिया गया है जो जमीनी तरंगें होती हैं उनका प्रसार क्या होता है? जो रेडियो वेव्स होती है ना, वो पृथ्वी की सतह से वक्रता के साथ मुड़ती हैं। देखिए क्या होता है, ऐसी होती है जैसे पृथ्वी अगर ऐसी है, ठीक है ना, तो जो रेडियो वेव होती है ना, वो वक्रता के साथ ही मुड़ेंगी। मतलब ऐसी रेडियो वेव है तो वो इस तरह से ही मुड़ती जाएंगी, वक्रता के साथ ही मुड़ती हैं रेडियो वेव। इसीलिए रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो आपको ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे याद रखना है ना। उपग्रह संचार की कितनी होती है? आपको बोला गया 30 मेगा होती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। उपग्रह संचार की जो रेंज होती है 30 मेगाहर्ट्ज से
ज्यादा होती है हमेशा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है, अंतरिक्ष तरंग का प्रसार क्षोभ मंडल के माध्यम से होता है, क्या ये सही है? बताइए, बोलिए। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 30 से 40। समझ गए आप? ये याद रखना है, देखो ये आंसर बस याद नहीं रखना है, ये जो तीनों ऑप्शन है ना, आपको इनको भी याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयन मंडल का अपवर्तनांक क्या होता है? देखो ये याद होना चाहिए, आयन मंडल, क्योंकि जो रेडियो वेव्स होती है ना, अगर यहाँ पर आप अर्थ मानो इसे, अर्थ, और अर्थ पर बहुत सारे टावर लगे हुए हैं, यहाँ पर होता है आयन मंडल, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? आयन मंडल। तो क्या होता है, जो अर्थ है ना, अर्थ से टावर है ये, तो टावर, यहाँ से तरंगे निकलती हैं, रेडियो वेव्स निकलती हैं और परावर्तित होकर आती हैं, ठीक है ना। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो आयन मंडल से परावर्तित होती है। दूसरा, आपको ये याद रखना है कि आयन मंडल का जो अपवर्तनांक होता है वो <1 होता है हमेशा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ लेते हैं, ये कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन, कि आयन मंडल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 से भी कम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत का जैविक महत्व क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकना। क्या ओजोन परत ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकती है? नहीं, फॉल्स है ये, ऑप्शन बी। तो ओजोन परत करती क्या है? देखिए क्या होता है, ये है पृथ्वी और ये है अपना सन, ये क्या है? ये है अर्थ। यहाँ से बहुत सारी किरणें आई, पृथ्वी पर आ रही हैं, ये आई, इनमें कुछ किरणें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट। यहाँ पर होती है ओजोन लेयर, ये है ओजोन लेयर, ठीक है। ये क्या है? ओजोन लेयर। तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। तो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करना या रोकना, अवशोषित करना या रोकना, क्या कहलाता है? ये कहलाता है भौतिक महत्व, भौतिक महत्व कहलाता है ये। और अगर इनकी वजह से क्या होता है कैंसर। तो कैंसर से बचाव, कैंसर से जो बचाव होता है मनुष्य का, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जैविक, जैविक लाभ। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अल्ट्रावायलेट वेव्स से भौतिक लाभ क्या है, तो ओजोन लेयर से भौतिक लाभ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित कर लेता है, ये होता है भौतिक लाभ। और इसका जैविक लाभ क्या है? जैविक लाभ होता है कि जो ह्यूमन को कैंसर होता है ना, वो कैंसर नहीं हो पाता, तो ये होता है जैविक लाभ। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन, स्काई वेव प्रसार के लिए उपयुक्त आवृत्ति की पहचान करें। ओके, स्काई वेव प्रसार के लिए आपको उपयुक्त आवृत्ति बताना है कि क्या होती है। ओके, देखिए आपके ऑप्शन है लाइन से, पहला है 2 मेगाहर्ट्ज तक, मतलब कि बहुत से बहुत, लेस देन या इक्वल 2 मेगाहर्ट्ज। सेकंड ऑप्शन है 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक, 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। अगला है 2 मेगाहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। ये इसका आंसर मैं पहले आपको बता चुका हूँ। चौथा है 2 मेगाहर्ट्ज से 80 मेगाहर्ट्ज तक। क्या है इसका आंसर? बताइए, बोलिए। ऑप्शन बी, मैंने आपको ये पहले बताया एक क्वेश्चन में, है ना, स्काई वेव के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है, यदि टीवी टावर की ऊंचाई 220 मीटर है तो अधिकतम कितनी दूरी तक टीवी प्रसारण प्राप्त किया जा सकता है? मतलब कि यहाँ पर आपको एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है और दूरी पूछी, मतलब डी। आपको फॉर्मूला बताया गया था, एच इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2r। यहाँ से अगर आप डी निकालोगे तो डी इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट 2 इंटू एच इंटू आर। एच की जगह पर आपको रखना है 22, और आर की, ये है मीटर में 220, और ये है किलोमीटर में 6400, ठीक है ना, ये है किलोमीटर में। तो अब आप इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करो। देखो सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, यहाँ पर लिखा रहने दो ऐसा, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। 2 को वैसा का वैसा लिख रहने दो, इसको 22 करो और इसको 10 अलग कर लो, ठीक है ना। यहाँ से 64 ले लो, फिर 100 इंटू 10 अब देखिए यहाँ से एक 10 निकलेगा रूट के बाहर, यहाँ से 10 निकलेगा, और इन दोनों को मिला के एक और 10 निकल आएगा बाहर। इधर पे 64 है इसलिए 8 निकल आएगा बाहर, और ये है 44। अब देखिए आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 8000 अंडर रूट 44। लेकिन ये है मीटर में, इसको अगर किलोमीटर में बदलना है तो क्या होगा? 8 इंटू अंडर रूट 44 किलोमीटर।
अब आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 8 को लिखो और यहाँ पे जैसे 44 है, अब पूरा गुणा नहीं करना है यहाँ पर। अगर आप देखिए 44 किसके बीच में है, जो 44 है वो है 6 का अगर स्क्वायर करो 36 से बड़ा है, और अगर 7 का करोगे तो 49 से छोटा है, मतलब 6 और 7 के बीच में है, मतलब कि 6.5 के आसपास आप मान सकते हो इसको, है ना, 0.5 मान लिया। अब यदि आप इसमें 8 का गुणा करते हो तो 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 48, तो यही हो गया। तो 48 से बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब 53.6, ऑप्शन सी, है ना। इस तरह से करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रही है। मैंने आपको बताया इसलिए इतना टाइम लगा, वरना आपको बस ऐसे ही कर लेना था, यहीं से हो जाता आपका 8 आ जाता और फिर सीधे 44 का आपको डायरेक्ट कर लेना था 6 से गुणा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत का भौतिक महत्व क्या है? देखिए मैंने बताया था भौतिक महत्व, भौतिक महत्व क्या होता है? आपके ऑप्शन है, परावैंगनी विकिरण को रोकता है, ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकता है, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को रोकता है, या फिर प्रदूषक गैसों को अवशोषित करता है। मैंने आपको बताया था भौतिक प्रभाव है क्या, भौतिक महत्व परावैंगनी विकिरण को रोकता है, और जैविक के लिए मैंने आपको बताया था कि कैंसर से रोकथाम करता है। ओके, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब रेडियो तरंगे आयन आयन मंडल से गुजरती हैं तो अंतरिक्ष धारा और कैपेसिटिव विस्थापन धारा के बीच चरण अंतर क्या होता है? अंतरिक्ष धारा और कैपेसिटिव विस्थापन धारा के बीच में क्या चरण होता है? जीरो होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, जीरो ही होता है, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉड्यूलेशन का उपयोग किसमें किया जाता है? मॉड्यूलेशन, यहाँ पर मॉड्यूलेशन की बात की जा रही है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, इसके अलावा फेस मॉड्यूलेशन होता है। तो आपको बताना है ये जो मॉड्यूलेशन है ना एम, इसका क्या उपयोग है? आपके ऑप्शन है, उपयोग की जाने वाली बैंडविड्थ को कम करे, नहीं है बताना है, ठीक है ना, नहीं है। विभिन्न उपयोगकर्ताओं के प्रसारण को अलग करे, बिल्कुल सही, प्रसारण को अलग करता है। दूसरा, सुनिश्चित करे कि खुफिया जानकारी लंबी दूरी तक प्रसारित की जा सके, बिल्कुल सही, इसलिए तो अपन ये सब काम कर क्यों रहे हैं, जिससे कि प्रसारण अच्छा हो और लंबी दूरी तक हो, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। व्यवहारिक एंटीना के उपयोग की अनुमति दे, बिल्कुल, व्यवहारिक एंटीना जो होता है, जैसे मान लीजिए 100 मीटर का आपको एंटीना लगाना है, तो इसकी अनुमति होनी चाहिए ना, वैसा नहीं कि 100 मीटर पर वर्क ही नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए ही ना मॉड्यूलेशन करते हैं, जिससे कि ज़्यादा व्यवहारिक एंटीना पर अगर मान लीजिए 500 मीटर का एंटीना है ना? इस पर वर्क कर पाए, तो एंटीना की लंबाई ज़्यादा होने पर भी वो वर्क कर पाए, इसलिए तो मॉड्यूलेशन करते हैं। तो सही आंसर इधर पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बैंडविड्थ को कम करता है? नहीं, बैंडविड्थ को कम नहीं करता। बैंडविड्थ को अगर कम कर देगा तो ये तो अपना नुकसान है। ओके? ऑप्शन ए। आयाम संशोधन की सीमा को पहचानें। आयाम संशोधन की सीमा, यहाँ पर आपको लिमिटेशन बताना है कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम करते हैं, क्या चीज है जो ऑप्शन में दी गई है हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के माध्यम से। तो आपका है पहला ऑप्शन, ऑडियो सिग्नल की गुणवत्ता उच्च की जा सकती है, बिल्कुल सही, उच्च उच्च ही तो करते हैं। दूसरा है, आयाम मॉड्यूलेशन शोर से ग्रस्त है, नहीं, आयाम मॉड्यूलेशन शोर से ग्रस्त नहीं होता, तो ऑप्शन बी सही है, लेकिन आगे के भी हम पढ़ेंगे। एएम ट्रांसमिशन की दक्षता अधिक होती है, बिल्कुल सही, दक्षता अधिक होती है। इसके लिए व्यापक चैनल की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही, नहीं है व्यापक चैनल की आवश्यकता, तो ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑडियो सिग्नल सीधे प्रसारित क्यों नहीं किए जा सकते? आपको ये बताना है कि ऑडियो सिग्नल सीधे सीधे प्रसारित क्यों नहीं किए जा सकते। पहला, उनके कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये है कोई टावर, ठीक है ना, आपने देखा होगा फिर दूसरा टावर लग जाता है, फिर आपने देखा होगा तीसरा टावर लग जाता है, ठीक है ना, ये टावर 1, ये टावर 2, ये टावर 3, फिर आगे और जरूरत पड़ती है, एरिया बढ़ता है, तो यहाँ पर एक और टावर लग जाता है, टावर 4। तो उनके कहने का मतलब ये अपन इतने लगा क्यों रहे हैं, आप सीधे ही यहाँ से यहाँ क्यों नहीं पहुंचा देते, पहले यहाँ जाए गया फिर यहाँ यहाँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि आपने इतने सारे बीच में स्टेशन बनाए हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकती, ये पॉसिबल क्यों नहीं है और ये पॉसिबल क्यों है, वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आपके ऑप्शन है, सिग्नल में अधिक शोर है, सिग्नल को दूरी संचार के लिए प्रवर्धित नहीं किया जा सकता, ट्रांसमिशन एंटीना की लंबाई डिजाइन के अनुसार बहुत छोटी है, क्या ऐसा है? बिल्कुल गलत, डिजाइन के अनुसार क्या डिजाइन कर रहे हैं, छोटी क्या। उसके बाद सिग्नल को दूरी संचार के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, हम करते हैं सिग्नल को दूरी संचार के लिए, तो मतलब दूर तक भेजने के लिए तो मॉडिफाई करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, मतलब परिवर्तित करते हैं। सिग्नल में अधिक शोर है, नहीं, ये कोई वजह नहीं होती, शोर है तो अपन डायरेक्ट नहीं भेज सकते, ये कोई वजह नहीं है। दूसरा, ट्रांसमिशन एंटीना की लंबाई बहुत बड़ी और अव्यवहारिक है, बिल्कुल सही। देखिए क्या होता है, अगर आप दूर तक भेजना चाहते हो, मान लीजिए आपको 500 किलोमीटर तक किसी सिग्नल को भेजना है, तो समझिए कि आपको मान लीजिए 500 तो बहुत ज़्यादा ले लिया, मान लीजिए 50 किलोमीटर तक आपको किसी सिग्नल को भेजना है, 50 किलोमीटर तक आप कोई कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार, है ना? देखिए
मान लीजिए ये है, एक एंटीना यहाँ है, एक एंटीना मतलब यहाँ पर है एंटीना 1 और यहाँ पर है एंटीना 2, ठीक है ना। ये है एक एंटीना और ये है दूसरा एंटीना, ठीक है ना। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस 50 है मान लीजिए, ठीक है ना, तो हो सकता है कि लंबाई इनकी हाइट एच पर ही वर्क कर जाए। लेकिन अगर आप ज्यादा भेजना चाहते हो, मान लीजिए 500 पर आप भेजना चाहते हो, 500 किलोमीटर पर, तो यहाँ पर जो लंबाई है एंटीना की, एंटीना 1 की, और यहाँ पर जो एंटीना 2 है, इनकी लंबाई भी 10 गुना हो जाएंगी। यहाँ पर जो 50 मीटर में काम हो रहा था, एच में काम हो रहा था, वो 10 एच लंबाई का होगा, ये भी 10 एच लंबाई का हो जाएगा। तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, सुविधाएं कम हो जाती हैं और अव्यवहारिक है। आप खुद ही सोचिए, एक एंटीना मान लीजिए किसी निश्चित दूरी के लिए 50 मीटर का एंटीना वर्क कर रहा है। अब आपको 10 गुना दूर तक भेजनी है, तो इसको क्या 500 मीटर तक कर सकते हो आप? 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर का एंटीना, क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता है ऐसा। और ज्यादा भेजना हुआ तो क्या आप 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर का एंटीना करोगे क्या? फिर और ज्यादा 2 किलोमीटर का एंटीना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ऑप्शन डी। ओके, ये है रीजन कि व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है कि आप बहुत बड़े एंटीना का इस्तेमाल कर सको, 500 मीटर, 1 किलोमीटर। इसलिए बीच बीच में जो छोटे छोटे एंटीना लगा दिए जाते हैं, इनकी हाइट सेम रहती है। मान लीजिए एच है तो बहुत ज्यादा नहीं होती है हाइट, आसानी से सिग्नल भी पहुंच जाते हैं और प्रैक्टिकल भी है ना। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति संग्राहक तरंग में क्या होता है? आवृत्ति संग्राहक की आपसे बात की जा रही है कि ये तरंग में होता क्या है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता क्या है? फ्रीक्वेंसी वेरी विथ टाइम होता है क्या? आपको बताना है। अगला ऑप्शन है आपका कि ये चेंज नहीं हुआ है, आवृत्ति समय के साथ बदलती है। आयाम समय के साथ बदलता है, आवृत्ति और आयाम दोनों समय के साथ बदलते हैं, या फिर आवृत्ति और आयाम दोनों स्थिर। यहाँ पर बात की जा रही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो केवल फ्रीक्वेंसी ही चेंज होगी, आयाम नहीं। केवल फ्रीक्वेंसी है ऑप्शन ए में। आपको याद रखना है, जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात की जाए तो केवल एम्पलीट्यूड ही चेंज होगा और कुछ नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात की जा रही है तो केवल फ्रीक्वेंसी ही चेंज होगी और कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है ना। जब फेस मॉड्यूलेशन की बात की जाए, जो कि फेस मॉड्यूलेशन आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर फेस मॉड्यूलेशन की बात हो रही है तो केवल फेस ही चेंज होगा, जिसकी बात हो रही है केवल वो चेंज होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया आवृत्ति संग्राहक, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ही बस बदलेगी, आवृत्ति समय के साथ बदलती है, ये वाला हो सकता है क्योंकि केवल आवृत्ति है। दूसरा, आयाम समय के साथ बदलता है, नहीं, आयाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आवृत्ति और आयाम दोनों बिल्कुल नहीं, आवृत्ति और आयाम स्थिर रहते हैं, आयाम तो स्थिर रहते हैं पर आवृत्ति भी स्थिर अगर रहेगी तो मॉड्यूलेटेड क्या हुआ फिर? मॉड्यूलेटेड का तो मतलब ये ना कि आवृत्ति आवृत्ति समय के अनुसार चेंज हो। तो ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन ए, आवृत्ति मॉड्यूलेशन मतलब आवृत्ति ही चेंज होगी और समय के साथ ही चेंज होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ऑसिलेटर या फिर दोलन, दोलित्र एफ किलो हर्ज की 15 किलो हर्ज की भिन्नता के साथ 5 किलो हर्ज आवृत्ति की एफ तरंगे उत्पन्न कर रहा है। मॉड्यूलेशन देखिए, मॉड्यूलेशन जो इंडेक्स होता है ना मेनली, अगर हम बताएं, यहाँ पर है 5 किलो हर्ट्ज, इसकी भिन्नता के साथ 15 किलो हर्ट्ज है, लेकिन 5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की एफएम तरंगे उत्पन्न कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर अक्सर देखा जाए तो ये ओरिजिनल बटे, एक बता रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जो भी अपवर्तनांक होता है ना, वो हमेशा अनुपात के फॉर्म में ही असर डालता है, ठीक है ना। कहीं गुणा होगा तो कहीं घटेगा और मैक्सिमम जगह पर अनुपात में डिवाइड कर देता है। ओरिजिनल अपॉन न्यू, इस तरह से लिखना है ना। मैक्सिमम जगह पर ऐसा ही होता है। अगर ओरिजिनल आप, अगर म्यू आपसे पूछा, ओरिजिनल है 15 और हो कितनी गई 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है सही। ऐसे याद रखना है। देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, हमें कोई रिटन एग्जाम नहीं देना कि हम एक एक चीज याद बिल्कुल फॉर्मूले के अनुसार करें। हमें अगर ऐसे कोई चीज समझ में आ रही है कि अब वर्तनांक का ये असर होता है, तो हम ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन कम आवृत्ति रेडियो तरंगों पर उच्च आवृत्ति ऑडियो सिग्नल को सुपरपोज करने की एक प्रक्रिया है। क्या ये सही है? कम आवृत्ति रेडियो तरंगों पर उच्च आवृत्ति की जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उच्च आवृत्ति रेडियो पर कम आवृत्ति की जाती है। ओके, तो ऑप्शन बी याद रखना है। इसका उल्टा है, ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पर कम आवृत्ति, मान लीजिए ये है कम आवृत्ति F1, तो इस पर उन्होंने कहा है F2 को हम इम्पोज करते हैं। ये है मान लीजिए F2, ऐसे इम्पोज करते हैं क्या? नहीं, बल्कि होता है ऐसा है कि जो ये हाई वाली होती है ना, हाई पर हम कम वाले को इम्पोज करते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको याद रखना है, जो अधिक आवृत्ति
की ऑडियो सिग्नल होते हैं, उन पर कम आवृत्ति की रेडियो तरंगों को इम्पोज किया जाता है। ठीक है ना? आपसे पूछा गया है संचार प्रणालियों में प्रसारण के लिए एएम का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए एएम का आपको क्वेश्चन केवल इतना है कि एएम का उपयोग क्यों किया जाता है। ये आप नहीं भी पढ़ो, इसको भूल जाओ। ठीक है ना? पढ़ के बस इतना याद रखो एएम का उपयोग क्यों किया जाता है। आपके ऑप्शन है इसका उपयोग रिसीवर की जटिलता से बचने के लिए किया जाता है। नहीं, जो जटिलता है वो तो रहेगी। दूसरा होता है यह अन्य मॉड्यूलेशन प्रणालियों की तुलना में अधिक शोर प्रतिरोधी होता है, क्या आपको ये लगता है? दूसरा, इसके लिए कम संचारण शक्ति की आवश्यकता होती है, या फिर कोई भी अन्य मॉड्यूलेशन सिस्टम विश्वसनीय ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक बैंडविड्थ नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सही आंसर है इसका भी, शोर कम से कम होता है एम्पलीट्यूड। जब देखिए आप खुद सोचिए, जैसे ये है कोई सिग्नल, ठीक है ना, इस तरह से था एक सिग्नल, ठीक है ना, इसमें कुछ शोर इंक्लूड हो गया, कुछ शोर है इसमें, तो हमने मॉड्यूलेशन किया, मॉड्यूलेशन करने के बाद जो हमारी मेन सिग्नल थे ना वो मॉड्यूलेट हो गए लो। तो शोर जो होता है, जो बीच बीच में थोड़ा बहुत शोर था वो दब जाता है। आपने खुद देखा होगा जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आसपास की आवाज दब जाती है, यदि आप मोबाइल के पास बहुत तेजी से बोलना शुरू कर देते हो रिकॉर्डिंग के टाइम पे। यदि आप तेज बोल रहे हो माइक के सामने तो आसपास की आवाज का उतना ज्यादा असर नहीं हो पाता। यही होता है मॉड्यूलेशन। या तो आप तेज बोल दो, जो आप कर नहीं सकते हो, है, चिल्ला चिल्ला के थोड़ी ना बात करेंगे। दूसरा, आप क्या बोलते हैं, टेक्निकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर दो, ठीक है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया यदि तरंग की उच्चतम मॉड्यूलेटिंग आवृत्ति मतलब एफएम मैक्सिमम आपसे पूछी गई है 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको दी गई है बैंडविथ। बैंडविथ कितनी दी गई है? 10। बैंडविथ दी गई है 20 किलो हर्ट्ज। देखिए इसमें क्या होता है, जो एफएम होती है 2 एफएम इंटू नंबर ऑफ स्टेशन इज इक्वल टू बैंडविथ, इस तरह का ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको 2 दिया गया है, एफएम आपको दिया गया है 10, और नंबर ऑफ स्टेशन आपको निकालनी है, बैंडविड्थ आपको दी गई है 200, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेशन इज इक्वल टू 200 अपॉन 20, कितना आ जाएगा आंसर? 10, ठीक है ना, 10 आ गया इसका आंसर। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन ए सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि टीवी टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, यहाँ पर आपको बोलेगा टीवी टावर की ऊंचाई एच इज इक्वल टू बोला गया है 50 मीटर है, तो अधिकतम कितनी दूरी तक टीवी प्रसारण किया जा सकता है? सेम चीज है, डी आपसे पूछा गया है। इसके लिए एक फॉर्मूला था √2h और आर, ठीक है ना। यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है? 50, और r की वैल्यू तो वही होती है 6400 किलोमीटर। इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, ठीक है, 8 नहीं सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 100 × 64 × 100 × 100 × 10, मतलब कितना निकलेगा? 8000 × √10, ठीक है, इतना आपको निकल रहा है। इसको अगर आप, ये मीटर में है, अगर आप इसे किलोमीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 × √10। सेम चीज करनी है, 8, और ये आएगा कुछ 3.11 के आसपास। 31 का होता है 961, अगर आप 31 का करो तो 3.1 का 9.61 आ जाएगा, लगभग बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24.8, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट 25.2, ऐसे लगाना है आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला तो मैंने आपको ये बताया, अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी हो 2h r से निकलेगी। लेकिन मान लीजिए ये है पृथ्वी, ठीक है ना, इस पर एक टावर इस तरह से आपने लगा दी, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। लेकिन एरिया कितना कवर किया इसने, ये वाला जो था ए कितना होता है? तो ए का फॉर्मूला आपको लगाना है πr², पाई डी स्क्वायर इधर पे कर लेना। तो पाई डी स्क्वायर, ये जो दूरी डी निकल रही है एक तरफ की निकल रही है डी, मतलब ये त्रिज्या की तरह कार्य करेगी। तो टोटल जो एरिया कवर होगा वो होगा ऐसा, है ना। वैसे तो आप सबको ये पता ही होगा, और डी स्क्वायर मतलब 2h r। तो ए की वैल्यू टोटल हो जाएगा 2πr/h, है ना, ये भी याद रख लेना। वैसे आप निकाल लेते लेकिन फिर भी मैंने बता दिया इसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है? आपको बताना है कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसमें क्या होता है। मॉड्यूलेटेड तरंग का आयाम वाहक तरंग की आवृत्ति के, वाहक तरंग मतलब चार्ज, वो बोल रहे हैं आपको, कैरियर, कैरियर फ्रीक्वेंसी आपको बोली जा रही है। दूसरा है मॉड्यूलेटेड तरंग की आवृत्ति मॉड्यूलेटिंग तरंग के आयाम के अनुसार बदलती है। सोचना इसको, मॉड्यूलेटेड तरंग का आयाम वाहक तरंग के आयाम के अनुसार बदलता है, या फिर मॉड्यूलेटेड तरंग की आवृत्ति मॉड्यूलेटेड तरंग की आवृत्ति के अनुसार बदलती है, ठीक है। आवृत्ति मॉड्यूलेटेड
तरंग की आवृत्ति के अनुसार बदलती है, इसको हटा दो, है ना, चौथे वाले को। इन तीनों में से आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन क्या है, बी। ओके, यहाँ पर आपको बोला गया है मॉड्यूलेटेड तरंग की आवृत्ति। देखिए ये होता है फ्रीक्वेंसी, एक ठीक है ना, ये बस मॉड्यूलेट फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की। और यहाँ पर ये है आपका चार्ज कैरियर, मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी, सॉरी, कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो जो फाइनल बनता है वो इस तरह से बनती है, मैं बताता हूँ। जैसे ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इस तरह से, है ना। तो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है ना वो इस तरह से होती है, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से चलती है कैरियर फ्रीक्वेंसी। ओके, ऐसे, ऐसे यहाँ पर भी वही चीज होती है, ऐसे गई, ऐसे, ऐसे गई, इस तरह से होती है। इसे बोलते हैं हम कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये होती है एफसी, और ये जो आपकी होती है एफएम होती है ना, इसे हम बोलते हैं एफएम। ओके, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मॉड्यूलेशन के प्रकार की पहचान करें जहां मॉड्यूलेटेड तरंग की आवृत्ति वाहक तरंग के बराबर होती है। मॉड्यूलेटेड तरंग की आवृत्ति जो एफएम आपसे पूछा गया है वो एफसी के बराबर हो, ऐसा कौन सा होता है आपको बताना है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन, कैरियर मॉड्यूलेशन, या चरण मॉड्यूलेशन होता है। चरण मॉड्यूलेशन को इंग्लिश में बोलते हैं फेस। मैंने बताया था ना आपको तीन तरह के मेन होते हैं। तो एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है एम्पलीट्यूड, और एक होता है फेस मॉड्यूलेशन, है ना। आपके सिलेबस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेनली है, और थोड़ा सा कुछ पार्ट आएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। फेस मॉड्यूलेशन आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो आपको ऑप्शन बता दिए गए हैं, अब आपको आंसर बताना है कि क्या हो सकता है, बताइए सही आंसर क्या है इसमें। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन, कैरियर मॉड्यूलेशन, या फिर चरण मॉड्यूलेशन, आपको बताना है। ओके, देखिए सही आंसर है ऑप्शन बी, आयाम मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के प्रकार की पहचान करें जहां मॉड्यूलेशन तरंग की आवृत्ति वाहक तरंग के बराबर होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इसका रीजन ये है, जो ये है ना, आप देखिए क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा होता तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती, वो कैरियर और इसकी बराबर नहीं होती है ना, इसलिए। वैसे आप सब समझ गए होंगे उसको, इसलिए नहीं बताया था मैंने। एसीजी का मतलब क्या होता है, एसीजी, एसीजी, इसका मतलब आपको बताना है। ए से क्या होता है, आपके ऑप्शन है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ऑटोमेटिक गियर कंट्रोल, एम्पलीट्यूड गेन कंट्रोल, ऑटोमोटिव गियर कंट्रोल। क्या होता है आपको ये बताना है। हम्म, बोलिए। देखिए, सी से कंट्रोल, ये तो आप समझ ही गए होगे, सी से कंट्रोल होगा, ठीक है। जी से गेन होगा, और ए से क्या होता है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ठीक है ना, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल ये होता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक गियर कंट्रोल का कोई रोल नहीं है, गियर कंट्रोल का कोई रोल नहीं है। एम्पलीट्यूड गेन कंट्रोल नहीं, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संचार प्रणालियों में सार के लिए एएम का उपयोग क्यों किया जाता है, आपको ये बताना है। फिर वही चीज आ गई कि एएम का उपयोग किया क्यों जाता है, हम एक बार देख चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको सही आंसर बताना है, संचार प्रणालियों में एएम का उपयोग क्यों किया जाता है। उधर एफएम था आई थिंक, ओके, इधर है एएम। तो एएम का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग रिसीवर की जटिलता से बचाता है, यह अन्य मॉड्यूलेशन प्रणालियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है, इसके लिए कम संचारण शक्ति की आवश्यकता होती है, कई शोर व्यवधान नहीं है। शोर व्यवधान होता है, उतना नहीं होता है ना, होता तो है पर ज्यादा नहीं होता। दूसरा, अन्य मॉड्यूलेटेड प्रणालियों के लिए अधिक प्रतिरोधी होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका उपयोग रिसीवर की जटिलता से बचाता है, बिल्कुल सही। ओके, ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ये क्वेश्चन आगे देखेंगे। 1 से 2 लेक्चर में आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि कल ही खत्म कर दूं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे, और इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ना, और कल फिर से मिलते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।